वेलकम बैक, कम टू द टॉपिक। देखो बहुत दिन बाद आज हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि मेरे ख्याल में 1 महीना तो करीब हो ही गया। और हम पिछले उसका जो हमने जितना रिवाइज कराया था शायद वो हम नहीं करा सके अभी। मेटल नॉन मेटल चैप्टर था तो आधा हो गया, आधे की रिकॉर्डिंग डालेंगे सिर्फ। कल पिछली बार हम भूल गए थे, इसलिए जब ये तीसरी बार रिवाइज होगा, दूसरी बार रिवाइज होगा मेटल नॉन मेटल, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे फिर डालेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या नाम है, ये अब आधे चैप्टर की यार खत्म कराना है, ध्यान रखना। चैप्टर खत्म होना चाहिए चाहे वो 1 घंटे से ज़्यादा क्लास चली जाए। अब जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, एसिड और बेस की कुछ रिएक्शंस बताई थी, जिसमें हमने ये बोला था कि हाउ द एसिड रिएक्ट विद मेटल नॉन मेटल, कैसे रिएक्ट करता है। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बताई थी। मेटल नॉन मेटल एसिड या बेस से कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ भी बताई हुई है। मेटल की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ भी बताई हुई है, एयर के साथ भी बताई हुई है कैसे रिएक्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने ये बताया था कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उस समय पर क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो शर्त क्या है यहाँ पर, कौन सा एसिड होना चाहिए, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक हमने एक्सेप्शन बताई थी, ध्यान हो तुम लोगों को, कि जनरली क्या होता है कि मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन एक नाइट्रिक एसिड ऐसा है कि अगर मेटल से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा वो, हाँ, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट ऑक्सीडाइज द रिड्यूस्ड हाइड्रोजन इनटू वाटर, ठीक है। फिर हमने कुछ एक्सेप्शन भी बताई थी कि ऐसे कौन से मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस निकाल भी सकते हैं। एक मैग्नीज था और एक वेरी डाइल्यूट अगर एसिड करोगे तो वो क्या नाम है, इससे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे आपका आता है कौन सा, हाउ द मेटल रिएक्ट विद द मेटल सॉल्ट विद द अदर मेटल सॉल्ट, मतलब दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब एक तरह से आप मान के चलो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। देखो आप देखो, अगर हम कोई मेटल किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं अनदर मेटल सॉल्ट के साथ, तो यहां पर एक न्यू मेटल सॉल्ट निकलेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और न्यू मेटल यहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और वो हमने पहले चैप्टर में कराई हुई थी। वो किसके हिसाब से होती है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, ठीक है। कि जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, ठीक है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, लास्ट वाले इनर्ट मेटल होते हैं, ये किसी रिएक्ट नहीं करते। हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले मेटल है वो नीचे वाले मेटल को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे अगर हम मान लो यहाँ पर जिंक सल्फेट का ले लेते हैं और जिंक सल्फेट के अंदर अगर हम एल्यूमिनियम की रॉड डाल देते हैं, एल्यूमिनियम का मेटल हम इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या रिएक्शन होगी इसके अंदर, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में जिंक, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और कॉपर सल्फेट में सिल्वर के हम डाल देते हैं, अभी क्या रिएक्शन होगी,
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सिल्वर मेटल हमने डाल दिया, क्या रिएक्शन होगी बताओ? क्या बोई बोलो? Cu प्लस, क्यों क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्यों? क्या बात कर रहे हैं? हाँ भी, अब बताओ, तुम बताओ। रिएक्ट करता है भी, लेकिन हमें कंपेरेटिवली बतानी है, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या होगा, सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर बाई चांस कोई कंपाउंड लिख देता हूँ मैं, जैसे ASO4 है, B से रिएक्ट करता है ये, और BSO4 बच गया प्लस C बच गया। अब कोई CSO4 है, ठीक है, उसको मैं A से रिएक्ट करा देता हूँ, तो यहाँ पर ASO4 बन गया प्लस C बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर BSO4 है, और इसको मैं C से रिएक्ट करता हूँ, तो क्या बनेगी? कौन सा? ABC मेटल है। अच्छा, प्रोडक्ट में A आएगा यहाँ। और CSO4 में प्लस C बन गया। अब BSO4 C से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी? है CSO4 प्लस B बनेगा। ये बार बार वो क्यों कर रहा है अभी? है पता नहीं क्या चक्कर, देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ भाई, कौन सा क्या होगा इसमें? क्यों? जो सबसे कम वो है। देखो एक एक करके देखो, इसमें यहाँ पर A B से ज़्यादा रिएक्टिव है, सॉरी हाँ, B जो है वो A से ज़्यादा रिएक्टिव है ना? और इस जगह पर क्या है? A मोर रिएक्टिव देन C, A मोर रिएक्टिव देन C। अब इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो गया इसके अंदर? क्या B को A रिप्लेस कर सकता है? क्योंकि आप मान के चलो तो B तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया ना, ठीक है। तो B को कैसे रिप्लेस करेगा ये? क्योंकि जब आपको पता है कि क्या नाम है, B और C के अंदर अगर हम देखें तो ये लेस रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा B, ठीक है, दोनों के अंदर। क्योंकि A से रिएक्टिव ज़्यादा B है तो A कमज़ोर पड़ गया, और A से भी ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? C है, तो सबसे कम तो C हो गया। तो B और C के अंदर कोई रिएक्शन आपकी नहीं होगी, C आपका क्या नाम है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब आगे क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? अब आएंगे हम मेटल का, तो यही वाला है, ध्यान रखना। कोई ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ इतना कुछ है नहीं। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन अब जो टॉपिक है आपका वो है आपका मेटल की एक्सट्रैक्शन का, अकरेंस ऑफ द मेटल, यानी नेचर में हमें मेटल किस फॉर्म में मिलते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल। तो अकरेंस ऑफ मेटल के अंदर
एक होता है आपका मिनरल्स और एक होता है आपका ओर्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, क्या होंगे मिनरल्स? द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कंटेनिंग मेटल्स, चाहे ज़्यादा परसेंटेज में हो या कम परसेंटेज में हो। द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कंटेनिंग मेटल आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? अब जरूरी नहीं है कि सभी से मिनरल्स में, कई ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जिनके अंदर क्या मेटल की कम अमाउंट हो। अच्छा, एसएसटी ज्योग्राफी में आपने मिनरल्स पढ़ा होगा, तो वहाँ पर लिखे होता है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन पर्पज, पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, ये सभी क्या होते हैं आपके मिनरल्स ही माने जाते हैं। इवन उसके अंदर जितने मेटल मिलते हैं ना अलग अलग जगह पे, इनको भी हम क्या कहते हैं वहाँ पर मिनरल्स। देखो ये आ रहा है कैप्चर वाला आ रहा है, ये क्या चक्कर क्या आ रहा है? ये इसमें लिखा हुआ है कैप्चरिंग, किस चीज़ को कैप्चर कर रहा है भैया? क्या है भैया ये वाली चीज़? देखो, अरे सही है, रिकॉर्ड हो रहा है। वो ज़्यादा देर तक फोन ऑन ना रहे, वो बैटरी सेव के लिए होता है, वो रिकॉर्ड होता रहेगा। ऐसा होता है क्या? वो रिकॉर्ड होता रहेगा। तो मुझे लग रहा है बैटरी का ऑप्शन कोई पीछे खुला हुआ है। नहीं वो नहीं, तो पहले तो आता नहीं था। तो हाँ शायद, पर इससे इतना पता रिकॉर्ड होते रहेगा। चलो, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। अब इसमें फ़र्क क्या है? हम वहाँ पे तो ये नहीं कहते थे कि कंटेनिंग द मेटल्स, वहाँ पर तो नेचर के अंदर जो सब्सटेंस मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स कह देते हैं, चाहे वो किसी भी का भी मिनरल्स हो। यहाँ पे लिखेंगे हम कि द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच कंटेनिंग द मिनरल्स कंटेनिंग द मेटल आर कॉल्ड मिनरल्स। अब ज़रूरी तो नहीं है सभी मिनरल से हम मेटल निकालना है, ठीक है ना। जिन मिनरल से मेटल निकाला जाता है प्रॉफिट के तौर पर फैक्ट्री के अंदर, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आसानी से भी निकाला जा सके और प्रॉफिट के तौर पर निकाला जा सके, उन मिनरल्स को हम क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। ठीक है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिट कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज कॉल्ड ओर्स। अगर मैं इसके और चीज़ में आगे जाऊं तो ओर्स ना 4 टाइप के ओर्स होते हैं। वैसे ये एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, ज़्यादा नहीं दे रखा। एक होता है आपका सल्फाइड ओर्स, बहुत से मेटल है सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आपका कॉपर पायराइड हो गया, Cu2S है, ठीक है। हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट नहीं, क्या नाम है आपका, जिंक ब्लेंड हो गया, ZNS कहते हैं। लेड ब्लेंड हो गया, PBS कहते हैं। ये एक्सेट्रा, ये कौन से आते हैं आपके? सल्फाइड ओर्स के अंदर आते हैं, जिनमें सल्फर मिली होती है। ऑक्साइड्स भी और होते हैं। ऑक्साइड और कौन से होते हैं? जैसे आपका आयरन का और है, हेमेटाइट कहते हैं हम इसे। इसका फॉर्मूला Fe2O3.2H2 होता है वैसे पूरा तो फॉर्मूला, लेकिन Fe2O3 भी लिख देते हैं। एक बॉक्साइट होता है जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ऑक्साइड ओर्स। इसमें Fe2O3.2H2O। बॉक्साइट होता है जैसे Al2O3.2H2O। इससे एल्यूमिनियम निकालते हैं, इससे आयरन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा कौन सा? एक होता है आपका कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। कार्बोनेट सोर्स के अंदर जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, कैलेमाइन कहते हैं इसे हम,
कॉपर कार्बोनेट होगा, क्यूपराइट कहते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। एक और होता है हैलाइड। और हैलाइड मतलब कुछ हैलोजन एलिमेंट होते हैं। हैलोजन कौन से होते हैं कि 4 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन 4 एलिमेंट को हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रीजन क्या है? क्योंकि ये ना सी वाटर के अंदर मिलते हैं, सी सॉल्ट कहते हैं। तो हैलो का मतलब ही क्या होता है? सी, और जन का मतलब होता है जनरेट। जो सी से जनरेट होने वाले एलिमेंट हैं उनको हैलोजन कहते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, क्लोरीन कहाँ मिलता है? सी से मिलता है ज़्यादातर। आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी सी से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स हैं। तो इनके भी वही और हो गए, जैसे सोडियम क्लोराइड और हो गया एक तरह से, ठीक है ना, या सोडियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड और हो गया एक तरह से। तो इस तरह से जो हैलोजन के साथ एलिमेंट मिलते हैं उनको हैलाइड ऑर्स कहते हैं। हालांकि इनका कोई खास यूज नहीं है, ये हाई रिएक्टिव मेटल के साथ में मिलते जाता है मेन। अच्छा, इनमें से एक और चीज़ देखो, सबसे मोस्ट अबंडेंट और माना जाएगा आपका ऑक्साइड और। अगर पूछा हुआ जाए तो कौन सा मोस्ट अबंडेंट और है जो नेचर में मिलता है, तो आपका ऑक्साइड और है। भाई क्यों होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट? ही सबसे ज़्यादा ऑक्साइड और ही क्यों मिलता है हमें? आप देखो, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सारी चीज़ें तो आयरन से ही बनती हैं सारी। सबसे ज़्यादा पता है, आपने शायद एसएसटी में पढ़ा भी होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा और है जो अर्थ क्रस्ट पे मिलता है? पता है ना? है कौन सा? हेमेटाइट तो आयरन का ही और होता है। एल्यूमिनियम है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे मिलने वाला, और एल्यूमिनियम है। और किस फॉर्म में? बॉक्साइट फॉर्म में मिलता है ये, बॉक्साइट फॉर्म में। 7% अर्थ क्रस्ट के अंदर है ये करीब करीब एल्यूमिनियम। और समझ रहे हो? और आप मानोगे कब से कब 200 साल बैक में जाए ना हम, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कॉस्टिएस्ट मेटल था, सबसे ज़्यादा कॉस्ट। क्यों था? क्योंकि एल्यूमिनियम को इस फॉर्म में था, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम इस एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय पर कोई ऐसी प्रोसेस थी नहीं जो इसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आए। उसके बाद 1819 में, मतलब सेंचुरी में, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस निकल के आई थी, जिस समय पर ये इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस समय पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस निकल के आई, उसके बाद इसका प्रोडक्शन रिवोल्यूशनाइज हो गया। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्शन हो गया कि सारी चीज़ों में, जितनी भी चीज़ें, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ आयरन के बाद एल्यूमिनियम का होता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होती है बहुत सस्ती पड़ती है इसमें। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अबंडेंट भी है एल्यूमिनियम। तो ये इसका कुछ हिस्ट्री है। ऑक्साइड तो सबसे ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन फेयरली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और सबसे ज़्यादा एयर में है उन रिएक्शन के हिसाब से। नाइट्रोजन तो रिएक्ट करती नहीं है, तो नाइट्राइड के साथ तो और मिलते नहीं है मोस्टली। ठीक है ना। ऑक्सीजन ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट पर, 20% के करीब करीब ऑक्सीजन है, और फेयरली मोर रिएक्टिव। तो ड्यू टू द मोर फेयरली रिएक्टिव ऑफ द ऑक्सीजन एंड अबंडेंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर, सो मोस्ट ऑफ द और आर फाउंड इन ऑक्साइड फॉर्म। ये लाइन लिखी होगी मेरे ख्याल में कहीं इसमें, एनसीईआरटी के अंदर भी कहीं ना कहीं पर, और हमने अपनी बुकलेट में भी दे रखा होगा। ठीक है। अब उसके बाद, अब ये तो पता चल गया कि ये वाले ऑर्स होते हैं, इनसे मेटल निकालते हैं जनरली हम। लेकिन ऐसा प्रोसेस कौन सी होती है मेटल को निकालने के लिए? तो आप इसमें देखो, मैंने जो यहाँ पर ऑर्स लिखाए हुए हैं, इनमें कुछ मेटल ऐसे हैं जो हाई रिएक्टिव मेटल है, कुछ मेटल ऐसे हैं जो लो रिएक्टिव मेटल है, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। हाई रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पढ़ा है ना आपने। पहले कौन से आते हैं? सोडियम, पोटासियम,
तो इसमें कौन से और हैं जो हाई रिएक्टिव मेटल से मिलते हैं? चारों में हाई रिएक्टिव मेटल कौन से वाले ओर्स में आएंगे? फोर्थ में। सोडियम, पोटासियम, यही हाई रिएक्टिव वाले मेटल होते हैं ना। तो इनको निकालने की प्रोसेस अलग है, समझ रहे हो? लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से आपको दिख रहे हैं? जैसे इस वाली पहली सीरीज में दिख रहे हैं आपका मरकरी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। कॉपर भी क्या होता है? थोड़ा नीचे आता है काफ़ी। इनकी निकालने की प्रोसेस अलग है, थोड़ी सी अलग है। और जो मीडियम रिएक्टिव मेटल कौन से हैं? आपका आयरन हो गया, आपका जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ये आपका कौन से हैं? मीडियम रिएक्टिव मेटल वाले, समझ रहे हो? तो इस मीडियम रिएक्टिव मेटल के बाद इन तीनों की प्रोसेस को निकालने का तरीका क्या होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जहाँ पर ये मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और जो जितनी भी प्रोसेस एक्सट्रैक्शन में लगती हैं उन सारी प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं मेटालर्जी। वेरियस प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व extraction of metal from their ores are called metallurgy। ठीक है। अब इस प्रोसेस में 3-4 प्रोसेस आती हैं। पहली आती है एक एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स आएगी। दूसरी प्रोसेस आएगी आपकी कौन सी? कन्वर्जन ऑफ और इनटू ऑक्साइड और। अगर कोई ऑक्साइड और नहीं है तो ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना। तीसरी प्रोसेस आती है रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और इनटू मेटल। और चौथी प्रोसेस आती है आपकी रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल और प्योर कर बनाओ उसको। ये 4 प्रोसेस होती हैं मेटल को निकालने, मेटालर्जी में। अब जरूरी नहीं है कि चारों प्रोसेस लगती हैं, किसी किसी में 2 भी लगती हैं, ऐसा नहीं है। 3 भी लगती हैं, 4 भी लग सकती हैं, डिपेंड करेगा हम कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आपका एनरिचमेंट क्या होता है, आप इसको देखो। ये तो सभी के लिए मान के चलो आप। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? एनरिच का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिच बनाना। एनरिच का मतलब इंक्रीज करना, इन्हेंस करना उसकी अमाउंट को। तो होता क्या है कि जैसे अगर हम कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, क्या वो प्योर फॉर्म में होता है? अगर हम कॉपर को, जहाँ से कॉपर माइंस होती हैं, या आयरन को जहाँ पर आयरन माइंस होती हैं, वहाँ से हम इनको या इनको एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे, क्या इसके अंदर और कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इतने सारे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर और किसी और मेटल के भी पीस वगैरह हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। अब उनका तो कोई यूज नहीं है ना इसके अंदर, उनको तो हटाना है। सब्जी भी लेके आएंगे तो 4 बार धोएंगे, क्यों? यूज नहीं है उसका। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? गंगू नहीं, गैंग है भाई, वो गंगू नहीं होते। द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट along with the main ores, the impurities which are present along with the main ores are called gang, ठीक है। GANGUE क्या कहेंगे उस? गैंग। कौन सी इम्प्योरिटीज हो सकती है आपकी?
आपका सॉयल हो सकता है, आपका सैंड हो सकता है, आपके स्टोन पार्टिकल हो सकते हैं, या आपका मेटल पीस ऑफ अदर मेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको हटाएंगे ना। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ द गैंग पार्टिकल फ्रॉम द मेन ओर्स इज कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ ओर। अब ये किस पे डिपेंड करता है? अभी हम कैसे हटाएंगे सबके लिए अलग अलग है। तो ये डिपेंड ये करेगा कि जो हम मेटल ओर हैं, जो मेटल ओर है, जैसे दो अलग अलग ओर थे, हमने क्या क्या नाम दिया? कॉपर का और आयरन का है, दोनों अलग ओर है। ये सल्फाइड ओर है, नीचे वाला ऑक्साइड ओर है। तो ये डिपेंड करेगा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ये कितना भारी मेटल है, और इसके साथ जो गैंग पार्टिकल है वो कितना भारी है। सपोज करो आयरन ऑक्साइड ले लिया हमने, समझ रहे हो, और आयरन ऑक्साइड के साथ में ऑब्वियसली बहुत सारी मिट्टी, धूल मिट्टी सब कुछ होती है, तो आयरन तो होता है भारी। तो हम क्या करते हैं इसके कि इसको जब पानी की तेज़ धारा में डालते हैं, फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर में डालेंगे, आगे जाली सी लगा देंगे हम, तो क्या होगा? जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो तो आगे चलती जाएगी, और ये भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएंगे। इसे फ्रोथ फ्लूइड वो कहते हैं, क्या नाम है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, वॉश करते हैं एक तरह से। ठीक है, जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी सब कुछ निकल जाएगी। अब इसके मेथड नहीं दे रखे, ध्यान रखना, इनरिचमेंट ऑफ ओर के, लेकिन होते हैं मेथड इसको इनरिचमेंट करने के। चाहे वो मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया, 4-5 मेथड हैं जो तुम 11th में जाके नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कट गया कोई चैप्टर पहले था या कट गया? कितनी खुशी होती है ना जब हम बताते हैं नहीं पढ़ोगे, है ही नहीं चैप्टर तो कहाँ से पढ़ लोगे बताओ। पहले 12th में था, 11th में भी नहीं था ये चैप्टर ना, 12th में था अलग से मेटल का। लेकिन ये भी बता दूं, ये कई साल पहले 10th में था। ये आपकी जो बुक्स है ना, इनसे पहले अब चेंज हो रही है पूरी तरह से। जिस समय पर जो अब चेंज होके आएंगे ना अगले साल, उस तरह से एक बार और चेंज हुई थी बहुत साल पहले, 2005 में। तो 2005 से पहले का जो सिलेबस था उस समय पर ये सारी प्रोसेस थी, सब कुछ, मेटल एक्सट्रैक्शन सब कुछ। मैं कह रहा हूँ उस लेवल का सिलेबस आज तक कभी आया ही नहीं। शायद एक्सपेक्टेशन अगले साल आ जाए तो बढ़िया बात है। ठीक है, उस समय पर मज़ा आता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी पढ़ाने में, पढ़ने में थोड़ा लेवल लगता था कि हाँ 10th वाले। अब तो गई बुक्स हैं, ये कुछ बेकार सी बुक्स बना दी हैं उन्होंने, वो भी होती नहीं है, बच्चों को इतना कमज़ोर कर दिया 10th में जाके। चलो खैर, कम टू द पॉइंट। अब देखो क्या है कि एनरिचमेंट ऑफ ओर पता चलेगा हमें क्या रिमूव करना है, सिर्फ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। इसके अंदर जो गैंग पार्टिकल है उनको रिमूव करना है। इससे डिपेंड क्या करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ओर एंड गैंग पार्टिकल, मेटल ओर एंड गैंग पार्टिकल। ठीक है ना। ऐसी सल्फाइड ओर को अलग है, फ्रोथ फ्लोटेशन होती है, वो आगे जाके कभी हो सकता है मिल जाए कभी पढ़ने के लिए। तो ये वाला तुम्हारा पहली वाली प्रोसेस थी। अब उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या है कि जैसे हमने बोला हुआ है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करो भाई। अब सारे मेटल और तो ऑक्साइड नहीं होते भाई, आयरन ऑक्साइड है ठीक बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी ठीक बात है, लेकिन कॉपर सल्फाइड हो गया, या मान लो जिंक सल्फाइड हो गया, या कॉपर कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, लेड सल्फाइड है। सल्फर के साथ बहुत सारे मेटल मिलते हैं, बहुत सारे। तो हम सीधे सल्फाइड से क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर लेते, ऑक्साइड से क्यों करते हैं भाई? पहले ऑक्साइड में लेके जाओ फिर उसको एक्सट्रैक्ट करो। ऑक्साइड से सही तो बोला है, पढ़ के तुमने। देखो क्या है, होता क्या है कि मान लो मैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड ले लेता हूँ और ये जिंक ऑक्साइड ले लेता हूँ, दोनों का एक जैसा लगेगा, लेकिन जब हम किसी के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट कराएंगे इसे, भाई कोई तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई ना कोई तो हमें डालना ही पड़ेगा, रिडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो होगा क्या कि यहाँ पर जिंक का जो अट्रैक्शन है ना, जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, मान लो कार्बन के एक रिड्यूसिंग एजेंट आता है जो मोस्टली यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो होगा क्या कि जो सल्फर की अट्रैक्शन जिंक की तरफ है वो ज़्यादा इन कंपेयर टू कार्बन, इसलिए कार्बन इस सल्फर को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, ये ज़्यादा मजबूत बॉन्ड है।
लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ऑक्साइड को कार्बन के साथ करा दें तो तुरंत ऑक्सीजन किसकी तरफ खिंच जाएगी, कार्बन की तरफ खिंच जाएगी, और तुरंत जिंक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम ऑक्साइड और इन कंपेयर टू सल्फाइड और, सो वी फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड और। किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसे, ऑक्साइड और। तो भाई ऑक्साइड और में कन्वर्ट तो हमने कर दिया, फिर प्रोसेस कौन कौन सी होती है ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने के लिए? तो इसमें दो प्रोसेस आती हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। दो प्रोसेस कौन कौन सी हैं आपकी? एक है रोस्टिंग और एक है आपकी कैल्सिनेशन। एक आपकी रोस्टिंग है और दूसरी कैल्सिनेशन है। दीज आर द टू प्रोसेस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द मेटल और इनटू मेटल ऑक्साइड। ये किसके लिए यूज होती है? दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर सल्फाइड और। किसके लिए? सल्फाइड और। सल्फाइड और जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया या कॉपर सल्फाइड हो गया, इन सब के लिए ये वाली एक्सेट्रा सल्फाइड और के लिए यूज होगा। CuS नहीं होगा है, दो ही होते हैं, Cu2S भी होता है, यहाँ Cu2S वाला लेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको कैसे करते हैं हम? क्या होता है अभी रोस्टिंग? रोस्टिंग की डेफिनेशन भी आ जाती है, एग्जाम्पल भी आ जाता है, ध्यान रखना है। क्या होगा कि हीटिंग ऑफ द सल्फाइड और, हीटिंग ऑफ द सल्फाइड और in the excess presence of oxygen, in the excess presence of oxygen, to convert them in oxide ore, to convert them in oxide ore is called roasting। मतलब जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, जैसे लेड सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, इसको एक फर्नेस में हीट करेंगे हम, और हीट करने के बाद इनको ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर देंगे। ZnO बन जाएगा, PbS PbO बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगी आपकी, अलग निकल जाएगी, आप सल्फर डाइऑक्साइड आपकी यहाँ से निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस आपकी किसके अंदर आती है? रोस्टिंग के अंदर आती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर कैल्सिनेशन किसके लिए आता है? ये कार्बोनेट या हाइड्रेटेड और के लिए होता है। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर होता है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन वाली, और कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाले कौन से और हैं अभी? जिंक कार्बोनेट हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या नाम है वो हैं जो कार्बोनेट और होते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, जैसे इसके अंदर हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ली थी, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं लेते। इसमें क्या आएगा आपका? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द एब्सेंस और वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना, या तो होगी नहीं ऑक्सीजन, अगर होगी तो क्या होगी? बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है। हीटिंग ऑफ द कार्बोनेट और हाइड्रेटेड और इन द एब्सेंस और वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट देम इन ऑक्साइड और इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में या वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। ये सल्फाइड और के लिए होती है, ये कार्बोनेट और के लिए होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जिंक कार्बोनेट ले लूँ, कैलेमाइन कहते हैं, जिंक कैलेमाइन कहते हैं इस और को, और इसको हम कैलेमाइन CALAMINE, जिंक कैलेमाइन। तो अब अगर हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी आपकी, ठीक है। समझ रहे हो? अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है?
थोड़ा बहुत तो दिमाग रखा करो। कौन सी होगी है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसी तरह से कॉपर कार्बोनेट ले लें हम, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, Cu और प्लस में कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आपको समझ में आ गया। अब एक और आगे मेथड आता है रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि मेटल को कैसे निकालोगे आप, पूरा मेटल की फॉर्म में कैसे निकालोगे। तो रिडक्शन ऑफ मेटल के अंदर हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो सकता है भाई? हमने जो मान लो हमें क्या नाम है, सपोज करो जिंक को निकालना है, तो जिंक को निकालने के लिए ऊपर वाले मेटल एल्यूमिनियम हो गया या कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया या सोडियम हो गया, ऐसे मेटल ऊपर वाले यूज़ करने पड़ेंगे। अब जिंक को एल्यूमिनियम से रिड्यूस करें, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव मेटल ही कर सकता है, नीचे वाला तो कर नहीं सकता, तो फिर तो बड़ा महंगा सस्ता पड़ेगा। हम जिंक थोड़ा सस्ता ही है, एल्यूमिनियम प्रोसेस अलग है। तो मतलब हम महंगे मेटल को ख़राब करके हम ख़राब वाला मेटल, मतलब कम चीप वाला मेटल, समझ रहे हो। तो फिर भाई ऐसे में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो सस्ता भी हो और बहुत सारी अमाउंट में भी हो, तो कौन सा होता है वो? कार्बन। तो कई बार आ भी जाता है क्वेश्चन कि वाई डू वी यूज कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हमें लिखने भी यही लिखना है, बिकॉज इट इज़ द चीपर एंड अबंडेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। चीपर होता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा ना, जितनी भी SST में शायद क्वेश्चंस भी है ये वाला, कि वाई डज द मोस्ट ऑफ द आयरन इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द कोल माइंस। पढ़ा है कभी कि ज़्यादातर जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होगी या आयरन इंडस्ट्री, जो एक्सट्रैक्शन वाली इंडस्ट्री होती हैं, कोल माइंस के पास में बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से कोयले को ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान होता है, नहीं तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कोयला वहाँ पर निकलता है, तो कोयले से इसको क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर हमें जिंक ऑक्साइड को निकालना है, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा, Zn+CO। अगर आपको आ जाए हाउ कैन यू डिटरमिन द जिंक मेटल फ्रॉम द जिंक कार्बोनेट, तो आपको तीनों प्रोसेस लिख दोगे। पहली प्रोसेस कौन सी आ जाएगी, एनरिचमेंट में लिख दोगे फर्स्ट बी इनरिच द मेटल, ठीक है। मतलब हम प्योर मेटल फॉर्म में करते हैं इसको, वी रिमूव द ऑल द गैंग पार्टिकल फ्रॉम दिस। दूसरे बात इट कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड और रोस्टिंग कैल्सिनेशन के थ्रू, और तीसरे में क्या आ जाएगा, ये रिडक्शन ऑफ मेटल। 3 प्रोसेस के अंदर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका लेड है, लेड को PbS था, PbS को पहले रोस्टिंग करेंगे हम, यहाँ से रोस्टिंग कर ली, उसके बाद हम PbO को कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया, और क्या बन गया, Pb बन गया, और ये कार्बन। ये जनरली क्या होता है, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, मीडियम रिएक्टिव मेटल, उनके लिए ये 3 प्रोसेस यूज होती हैं, ये वाली रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, और उसके बाद क्या नाम है, ये रिडक्शन, और फिर रिफाइनिंग भी आता है। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मेटल हमें मिलता है ना, ये वाला, ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता, इसके अंदर भी बहुत सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो कॉपर हो गया, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, चाहे वो क्या नाम है, लेड हो गया, जिंक हो गया। जो इस तरह से हम रेफरेंस रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये प्योरेस्ट फॉर्म इनकी नहीं होती, तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, फर्दर प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, और ज़्यादा उसको मेटल को प्यूरिफाई करना, ठीक है ना। ये प्रोसेस इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल के लिए यूज होती है। अच्छा, इसमें 2 प्रोसेस और एक्सट्रैक्शन की दे रखी हैं आपको, वो कौन सी हैं, एक है आपकी लो रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब कहना चाहिए जैसे इंटरमीडिएट था, वो नीचे लो रिएक्टिव मेटल आ जाएंगे, लो रिएक्टिव मेटल, और एक हाई रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल और हाई रिएक्टिव। लो मेटल रिएक्टिव मेटल के अंदर 2 मेटल आपकी एक्सट्रैक्शन याद करनी है, कौन कौन सी, एक कॉपर की और एक
जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल है ना वो लो रिएक्टिव में आते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हैं एल्यूमिनियम तक वो इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल आते हैं, एल्यूमिनियम से ऊपर वाले मेटल हैं वो किस में आएंगे आपको हाई रिएक्टिव मेटल में आएंगे। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन से नीचे वाले को अलग तरीके से निकालते हैं, एल्यूमिनियम से ऊपर वालों को अलग निकालेंगे और एल्यूमिनियम के बाद वाले मेटल को अलग से निकालेंगे हाइड्रोजन तक के, उनको ये वाली प्रोसेस थी जो मैंने बताई है। ठीक है, उसके बाद अगर लो रिएक्टिव मेटल हैं आपके, जैसे आपका मरकरी हो गया, जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनको निकालने के लिए प्रोसेस अलग है। वो कौन सी है? उसमें पहले हम सबसे पहले मरकरी की एक्सट्रैक्शन समझ लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मरकरी। अब मरकरी की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका मरकरी और भी पता होना चाहिए, किससे निकालते हैं मरकरी को? तो मरकरी और जो होता है वो क्या होता है? सिनेबार। क्या कहते हैं? सिनेबार। फॉर्मूला होता है इसका HGS। क्या फॉर्मूला होगा? HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनरिचमेंट करेंगे पहले इसका, उसके बाद आगे प्रोसेस क्या होगी? आगे जो प्रोसेस आती है वो आती है रोस्टिंग। समझ रहे हो? अब होता क्या है कि इस मरकरी जब सल्फाइड बना है तो मरकरी और सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा, क्योंकि मरकरी एक लो रिएक्टिव मेटल के अंदर आता है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता ये। तो हम सिंपल अगर हीट भी कर दें इसे, थर्मल हीट कर दें इसे, तो भी ये मरकरी अलग हो जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल हीट करने का मतलब है कि इसको ऑक्सीजन के साथ हीट रोस्टिंग करा रहे हैं, तो HGS लो और ऑक्सीजन भी हीट कराओ। तो सबसे पहले तो इसको मर्क्यूरिक सल्फाइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो। इसे बैलेंस कर सकते हो आप आसानी से। यहाँ पे लगा दो 3 और यहाँ पे लगा दें क्या, या 2 लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम HgO जो निकल के आया है यहाँ पर, मरकरी का ऑक्साइड आया था ना, इसको सिंपल हीट कर दो, हमें कुछ नहीं करना है। अरे यार ये लो, हो गया अब? ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है? अच्छा तो चलो ऑक्सीजन 3 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, हैं? और यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, 3/2 कर देना चाहिए था ना मैं पहले ही। अब इसको हीट करो, क्या बनेगा? Hg अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन आती है इसके एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, और सिंगल रिएक्शन क्या बन जाएगी पता है? दोनों को ऐड करो, 2HGS प्लस 3O2, ये कट गई, क्या बना? Hg एक और रुक जाओ, ऑक्सीजन भी तो कटेगी, ये बैलेंस भी तो करना है इसे, अभी रुक जाओ अभी। हाँ ऊपर वाली बैलेंस है, यहाँ पर 2O2 आएगा, एक ऑक्सीजन हट जाएगी ना, क्या बनेगा यहाँ पर? 2Hg प्लस 2SO2। एक मिनट, ये तो हट ही गया ना सारा, ये बनेगी आपकी, हाँ ये बनेगी, बाकी सारे कट जाएंगे। बैलेंस है अब? बाकी इंटरमीडिएट वाले सारे कट जाएंगे इसके अंदर। तो
सिर्फ ये तीसरी वाली लिख दे। ये बैलेंस नहीं है, मुझे लग रहा है इसमें कोई गड़बड़ है। तो सही है, बैलेंस की। हैं? बैलेंस की। बैलेंस थी, यस सर। तो ये भी यहाँ पे बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ मान लो, तो सल्फर पे भी 2 करना था ना, अब आप HG पे भी 2। यहाँ पे भी, हाँ, तो ये तो कट गया सर मान लो। ये तो पहले भी करा था। 2HGS आ जाएगा यहाँ, 3 में से 2 गया, 2O2 आ गया, ये 2HG आ गया, 2SO2, तो 2 कट गया ना सब जगह से। हाँ तो हाँ ये बनेगी लास्ट में। मतलब दोनों को मिला के ये बनती है। वैसे आप 2 में याद करो ज़्यादा सही है, सिंगल में मत याद करो। हैं? मार्क्स कटेंगे तीसरी वाली। कुछ कह नहीं सकते। मैथमेटिक्स। हाँ 2 नंबर का है तो 2 में डाल दो, ज़्यादा सही है। सिंगल नंबर का है तो इसमें डाल दो। उसके बाद एक और ऑब्जेक्शन है लो रिएक्टिव मेटल में ही, जिसे कहते हैं हम कॉपर की कॉपर को। कॉपर और क्या है आपका? कॉपर और है आपका कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट्स। ये कॉपर पाइराइट्स है Cu2s। तो होगा क्या, हम इसकी भी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, Cu2s प्लस में ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कॉपर ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाई ऑक्साइड। इसमें क्या बात करनी है आपको, क्या करना है इसमें कि ध्यान दो कि इसमें जब ये कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें पूरा कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करना। हमें जैसे आधा कन्वर्ट हो गया तो हम उस प्रोसेस को, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं, और जो बचा हुआ मिक्सर है उसको किसी दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। बेशेमर कन्वर्टर कहते हैं वैसे, हम उसको आगे जाके पढ़ोगे कभी तो फिर डालने के बाद में फिर हीट करते हैं हम उसे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसे कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर। सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है कि जो हमने कॉपर सल्फाइड इसके अंदर जो बच गया था, वही कॉपर सल्फाइड इस कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कि कॉपर के अंदर प्लस में सल्फर डाई ऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने आप खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। एक और कोई रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमको सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। आप इसको क्या नाम है, बैलेंस भी कर सकते हो। कैसे बैलेंस कर लें हम इसको, यहाँ पर लगा, हो गया। तो 2 रिएक्शन है ये वाली, ध्यान रखना, लो रिएक्टिव मेटल की। एक कौन सी थी, मरकरी वाली, और ये कौन सी आपकी, कॉपर की है। ठीक है, इंटरमीडिएट की मैंने तुम्हें पीछे बताई थी। अब एक हाई रिएक्टिव मेटल की एक्सट्रैक्शन और बचती है तुम्हारी इसमें। कौन सी हाई रिएक्टिव मेटल की, वो और करा देते हैं बस। उसके बाद आपका टॉपिक दूसरा बच जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अब ये देखो, हाई रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं आपका, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया। बड़ा लंबा टॉपिक है। तो आप समझो कि क्या हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हाई रिएक्टिव पहले से ही है। तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन कैसे करेंगे हम, तो दीज मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। किसके थ्रू करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट नाम आ जाए तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस याद रखना है, रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना। अब कैसे रिड्यूस करेंगे कि जैसे NaCl था, इसको वाटर नहीं डालना फिर तो, नहीं तो चोर वाली वो बन जाएगी ये रिएक्शन। इसी को हमने पहले क्या करना है, आपको लिक्विड फॉर्म में लेके आना, हीट करके लिक्विड फॉर्म में लाना है इसे। लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके अंदर से। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी तो आपका सोडियम प्लस में क्लोरीन
सल्फर क्लोरीन, ये दोनों गैस में कन्वर्ट अलग अलग हो जाएंगे। अब कैसे होंगे ये कि सोडियम क्या होगा एट कैथोड पर रिएक्शन होगी सोडियम की। कैसे कि सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें कन्वर्ट होगा, ये सोडियम मेटल के अंदर जो कैथोड पर मिल जाएगा। ठीक है, होगा क्या कि जब हम NaCl था ना, इसको जब हीट करते हैं तो Na और Cl अलग अलग आयन में कन्वर्ट हो जाता है ये हीट करने पर ही, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हीटिंग करने पर। तो ये लिक्विड के अंदर सोडियम और क्लोराइड मेटल होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा ध्यान आ गया, भूल गया मैं, इसी चीज़ से मुझे ध्यान आया एक्चुअली, एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रह गया बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला रह गया ये। अब आसान नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, वो अगली बार मैं कराऊंगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वाला। उसके बाद एट एनोड पर जब रिएक्शन होगी तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज का, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन लूज होगा यहाँ पर इस तरह से और एक क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हाई रिएक्टिव मेटल यहाँ पर मिल जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। तो अगर हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट द सोडियम, तो ये वाली रिएक्शन आपको डालनी पड़ेगी आप। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इवन एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, हाँ एल्यूमिनियम भी कर लेते हैं। हालांकि एल्यूमिनियम 1 2 3 अभी काफ़ी कुछ रह गया है पीछे, ध्यान रखना, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये इलेक्ट्रोलिसिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो आसान है।